आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चौंकाने वाले केस के बारे में जिसे किसी पुलिस फोर्स ने नहीं बल्कि इंटरनेट पर बैठे कुछ आम लोगों ने यानी कि ऑनलाइन जासूसों ने सुलझाया। ये कहानी इंटरनेट की ताकत और उसके अंधेरे दोनों को हमारे सामने रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों ने सिर्फ कुछ डिजिटल सुरागों के दम पर एक नकाबपोश क्रिमिनल को ढूंढ निकाला? चलिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक एक परत को खोलते हैं। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक डार्क वेब वीडियो सामने आया, फिर पीड़ित की कहानी क्या थी, इंटरनेट पर यह डिजिटल जासूसी कैसे हुई और कैसे उस संदिग्ध का पर्दाफाश हुआ, और हां, आखिर में हम अपराध, सहमति और इसके नतीजों पर भी बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों से जहां ज्यादातर लोगों की पहुंच होती ही नहीं है। ये सब शुरू हुआ एक पेड डार्क फोरम से। अब ये होता क्या है? समझिए, ये इंटरनेट की वो छिपी हुई गलियां हैं जहां जाने के लिए स्पेशल ब्राउज़र चाहिए और अक्सर पैसे भी लगते हैं। यहीं पर गैर कानूनी और भयानक चीज़ों का लेन देन होता है, कानून की नज़रों से कोसों दूर। तो इन्हीं फोरम पर वियतनामी बुचर नाम से एक मीडिया पैक बेचा जा रहा था। इसमें 11 वीडियो और 98 तस्वीरें थीं और ये सब बिल्कुल नया कंटेंट था, कोई पुरानी फुटेज नहीं। जब इस पैक को खरीदने वाले कुछ लोगों ने इसके छोटे-छोटे क्लिप्स लीक करने शुरू किए, तब जाकर इस मामले की भयावहता पूरी दुनिया के सामने आई। और हां, वीडियो में बोली जा रही भाषा और एक्सेंट से यह साफ था कि यह घटना वियतनाम की है। अब यहां से इस केस में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आया जिसने पूरी जांच को एक नई दिशा दे दी, और वो था विक्टिम यानी पीड़ित की पहचान। देखिए, अपराधियों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जहां बुचर ने अपना चेहरा एक मास्क के पीछे छिपा रखा था, वहीं पीड़ित का चेहरा वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। बस इसी वजह से इंटरनेट यूजर्स ने कुछ ही दिनों में उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को ढूंढ निकाला। जब लोगों को उसका सोशल मीडिया मिला तो वहां एक पोस्ट थी जो उसकी दिमागी हालत को साफ साफ बयां कर रही थी। उसने लिखा था, मैं ना सिर्फ बदसूरत हूं बल्कि बीमारियों से भी घिरा हुआ हूं। मैं सच में अपनी ही किस्मत का कैदी हूं। अगर मुझे भगवान पर यकीन ना होता तो मैंने अब तक अपनी जान ले ली होती। ये लाइनें उसके गहरे मानसिक दर्द का सबूत थीं। उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल से और भी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। उसे न सिर्फ इस तरह का हिंसक कंटेंट पसंद था, बल्कि वो एक्टिवली किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके साथ ऐसा करे। और सबसे अजीब बात, उसने अपना पूरा नाम, फोन नंबर और पता सब कुछ सोशल मीडिया पर पब्लिक कर रखा था। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके जासूसों ने कोविड हेल्प रिकॉर्ड से उसका नाम मैच किया और उसकी पहचान पक्की कर ली। पीड़ित की पहचान तो हो गई थी, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। उस नकाबपोश बुचर को कैसे ढूंढा जाए? अब सारा का सारा ध्यान वीडियो में दिख रही छोटी छोटी डिटेल्स पर चला गया था। तो इंटरनेट के इन जासूसों ने वीडियो के एक एक फ्रेम को मतलब लिटरली जूम कर करके देखना शुरू किया। सबसे पहले उनकी नजर गई बुचर के कंधे पर बने 13/9 टैटू और उसके हाथ पैरों पर मौजूद कुछ खास निशानों पर। फिर वीडियो में जो चीजें दिख रही थीं, जैसे एक प्लेट, एक स्टूल और एक जार, उन्हें ट्रैक किया गया कि ये कहाँ बनती हैं और कहाँ बिकती हैं। इसके बाद पीड़ित के ऑनलाइन दोस्तों से बात की गई तो पता चला कि हाँ, उसे कोई मिल गया था। और आखिर में हाथ लगा एक चैट लॉग जिसमें बुचर ने एक कैफे की लोकेशन शेयर की थी। ये एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड सुराग था। अब वो वक्त आ गया था जब इन सारे अलग अलग सुरागों को एक साथ जोड़कर संदिग्ध तक पहुंचना था, और यहीं पर ये पूरी जांच अपने क्लाइमैक्स पे पहुंची। और फिर सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगे। जब संदिग्ध की तस्वीरें मिलीं तो वीडियो के बैकग्राउंड वाली अलमारी और पौधे उसकी तस्वीरों से एकदम मैच कर गए। कंधे पर जो 13/9 का टैटू था वो असल में उसके बेटे की जन्मतिथि निकली, 13 सितंबर। उसके हाथ पर भी वीडियो वाला ही काला निशान था और पैरों के निशान भी पूरी तरह से मिल रहे थे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जैसे ही ये सारे सबूत इकट्ठे हुए और ऑनलाइन कम्युनिटी को यकीन हो गया कि उन्होंने सही आदमी को पकड़ लिया है, ये सारी जानकारी पुलिस को सौंप दी गई और कुछ ही दिनों के अंदर उस संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो गई, अपराधी भी पकड़ा गया, लेकिन ये केस अपने पीछे कुछ बहुत ही सीरियस कानूनी और नैतिक सवाल छोड़ गया, जिन पर अब हम नजर डालेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई, अगर विक्टिम ने खुद अपनी मर्जी से ये सब करवाया, उसने अपनी सहमति दी थी, तो फिर ये क्राइम कैसे हुआ? इसका कानूनी जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है।
किसी भी क्राइम को करने के लिए सहमति का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई काम कानून की नज़र में गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी ही रहेगा, फिर चाहे पीड़ित ने उसके लिए हाँ कहा हो या ना। कंसेंट या सहमति किसी को अपराध करने का लाइसेंस नहीं देती। तो अगर इस पूरे मामले को हम आसान शब्दों में समझें तो कहानी कुछ ऐसी थी। पीड़ित मानसिक रूप से परेशान था और अपनी एक हिंसक फैंटेसी को पूरा करना चाहता था। उसे ये बुचर मिला जो इस काम के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसकी नज़र पैसे पर थी। उसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया ताकि इन वीडियो और तस्वीरों को ऑनलाइन बेचकर वो मोटा पैसा कमा सके। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसे इंटरनेट की कलेक्टिव पावर ने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन ये हमें न्याय के भविष्य और डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या बताता है? जब आम लोग जासूस बन जाते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।